ये डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ट्विस्ट एंड टर्न्स डालने वाला जो मैजिक है उसको फिर से शुरू कर दिया है, शायद क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड चीज हमको आज देखने को मिली है और फ्यूचर की जो लड़ाई है वो अब धीरे धीरे और सीरियस होती जा रही है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को, और कह सकते हैं कि लास्ट वीक से जो मोमेंटम बिल्ड किया था उसकी वजह से आज के शो को देखने की एक्साइटमेंट थी। और सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो एले नाइट से होती है। एले नाइट आते हैं और कहते हैं कि वो थोड़े से कंफ्यूज्ड है रोमन रेंज को लेके। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने रेसलमेनिया में अपने दम पे मैच जीता, इस बंदे ने समर स्लैम में अपने दम पे मैच जीता, वैसे ये बंदा ऑल अलोन है। लेकिन जब मेरी बात आती है तो ये बंदा अपने जो सारे फैमिली के लोग हैं उनको लेके आ जाता है। इसी ने बोला था ना रोमन रेंज ने मुझे कि तूने किया क्या है अर्न करने के लिए, तूने ना कोई टूर्नामेंट जीता है। और उतने में वहां पे लोग ना एले नाइट के लिए यू डिजर्व इट के चैंट कर रहे थे। डेफिनेटली अंदर से बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई होगी एले नाइट को अपने बारे में चैंट सुन के। उसके बाद जब ये चैंट लगे तो कहते हैं अब यार चलो टूर्नामेंट तो आ गया, लेकिन तुमने ये कैसा टूर्नामेंट बनाया जिसमें मैं ही नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लूचाडोर्स आने वाले हैं, वो मैक्सिको सिटी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो टूर्नामेंट अनाउंस किया है। इसके बाद वो कहते हैं जिमी ऊसो मेरे पीछे पड़ा है, जे ऊसो पड़ा है, जेकब फाटो पड़ा है, फिर एक और बंदा इन्होंने मेरे पीछे लगा दिया था। और वो सोलो सिकोवा की बात पे आते हैं कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए अगर उनको फैमिली बिजनेस में घुसना पड़ेगा, अगर अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे तो वो करने के लिए तैयार हैं। फिर सोलो सिकोवा निकल के आते हैं और वो एले नाइट का कैच फ्रेज बोलते बोलते ही आ रहे होते हैं, लेट मी टॉक टू या ये सब वहां पे कर रहे होते हैं। इसके बाद सोलो सिकोवा ने थैंक यू करना शुरू कर दिया एले नाइट को, और एले नाइट भी हल्का सा ब्लश कर रहा था, मतलब ऐसा वाला ब्लश की लड़की को देख के वाला ब्लश नहीं, वैसा वाला कि ओ ये बंदा अब मेरी साइड से बोलने लगा है। क्योंकि आज से कुछ महीने पहले हम ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। वो थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं किसने सोचा होगा, सोलो सिकोवा ऐसा कहते हैं कि एले नाइट और मैं हम दोनों साथ में होंगे। इसके बाद एले नाइट भी दिस इज योर वार्निंग शॉट करके बोलते हैं और सोलो सिकोवा भी वहां से पीऊ पीऊ करके अपनी जो जो वो फनी वे में बोलते हैं वैसे ही वो बोलना शुरू कर देते हैं। बट तभी म्यूजिक प्ले होता है ऊसोस का। ऊसोस आते हैं और दोनों बड़े ही गुस्से में हैं। जैसे पिछले हफ्ते जब वो सोलो सिकोवा को लेके आए थे, जितना ज्यादा वो खुश थे, आज उतना ही ज्यादा वो फ्रस्ट्रेटेड डिसअपॉइंटिंग चेहरे थे उनके, और बहुत ही इरिटेटेड से वो थे ये सोलो सिकोवा वाले नाइट को देख के। जिमी उससे कहते हैं कि हाँ ज्यादा ही तुम फनी बनने की कोशिश कर रहे हो ना सोलो सिकोवा, ये क्या हरकत है तुम्हारी, तुम अपने भाइयों के अगेंस्ट ही चले गए, तुमने रोमन रेंज को स्पाइक किया, ये मत सोचना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होने वाले। तो वो धमकी भी दे रहे होते हैं। फिर जे उसो ने अपना वार्निंग शॉट भी दिया, और जैसे ही उन्होंने वार्निंग शॉट दिया तो सोलो सिकोवा ने जो उस पर एक्टिंग करी है अगेन उस पर फिर से मीम बनने वाला, क्योंकि बस ऐसे सोलो सिकोवा ऐसे दिखा रहा होता है कि जैसे वो गिरने वाला है उस वार्निंग शॉट के बाद। फिर उसके बाद सोलो सिकोवा को ऐसे लगता है कि ठीक है, तुम दोनों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लड़ना चाहते हो, तो क्या कर सकते हैं यू वर्सेस अस। उसके बाद वो एले नाइट से पूछते हैं कि हाँ भैया ठीक है, यू गॉट माई बैक, तो दोनों ने अग्रीमेंट किया। और इस तरीके से आज शो पर इनके बीच में एक टैग टीम मैच होने वाला है। और लास्ट में दिस शो वार्निंग शॉट और उसके बाद फ्यू वाला जो ड्रामा है वो फिर से शुरू हो जाता है। ऊसोस को तो भाई मजाक सा ही बना दिया यहाँ पे सोलो सिकोवा ने अपने इस नए कैच फ्रेज के साथ। और अब जे उसो जब वो शुरू में बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये कोई नई चीज लेके आया है, लेकिन अब सोलो सिकोवा ने उसका ऐसा मजाक बना दिया कि अब जे उसो जब भी वो बोलता है ना तो वो सीरियस लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ठीक है भाई ये तो इसका ऐसा कैच फ्रेज है जो बना ही शायद ट्रॉल होने के लिए। लेकिन अभी ये ब्लड लाइन की स्टोरी ऐसे प्रोग्रेस कर रही है कि सोलो सिकोवा एले नाइट के साथ मिलके टैग टीम मैच में अगेंस्ट जाने वाले हैं ऊसोस के। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है स्टेफनी वकैर वर्सेस रॉक्सैन के बीच में रिंग साइड पे, क्योंकि जजमेंट डे है, ये लिव मॉर्गन रकेल तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन लास्ट में बेकी लिंच आती हैं और इसके बाद स्टेफनी वकैर ने इस मैच को जीत लिया है, उन्होंने हरा दिया है रॉक्सैन को। और मैच के बाद बेकी लिंच ने पटक भी दिया था लिव मॉर्गन को। तो अभी बेकी लिंच भी मिक्स में है, और वही जो इनकी कहानी है कि लिव मॉर्गन से इनको चैंपियनशिप लेनी है, वो आज कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस करती है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट रोमन रेंज वाला जो टूर्नामेंट है उसका मैच था रे फिनिक्स वर्सेस ड्रैगन ली। और भाई इस मैच में क्या स्पॉट था यार, वो स्पॉट कुछ ऐसा था कि ड्रैगन ली बीच वाली रोप से निकलते हैं और ऐसी स्पीड हवा में वो कैसे मेंटेन कर पा रहे थे मुझे तो समझ में नहीं आया भाई। वो अनाउंसर डेस्क के ऊपर जो रे फिनिक्स होते हैं उनके ऊपर जाके वो गिर जाते हैं, और वो भाई बहुत ही स्मूथ था। उसको नेल करने के लिए पता नहीं आपको कितने सालों की प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड भी था कि रे फिनिक्स थोड़ा सा भी ज्यादा पुश में चल रहे हैं, तो इस मैच में एंड में मसल बस्टर लगा के वो मैच जीत जाते हैं। स्टाइल्स क्लैश का भी यूज किया इस मैच में ड्रैगन ली ने। तो हाँ, अगर आपको एक तगड़ा रेसलिंग मैच देखना है तो आपको डेफिनेटली ये वाला मैच बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आती है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है ब्रॉन ब्रेकर और ओबा फेमी के बीच में कि कौन होने वाला है फ्यूचर जो संडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए इनका मैच ऑफिशियल हुआ है। सबसे पहले जो है एडम पियर्स वेलकम करते हैं ओबा फेमी को। ओबा फेमी आते हैं, उन्होंने एडम पियर्स के साथ हाथ मिलाया, उन्होंने पॉल हेमन
हेमन के साथ हाथ मिलाया, जो कि उनका ऐसा अलायंस है जिसको लेके फैंस के दिमाग में डाउट है कि फ्यूचर में क्या करने वाले हैं पॉल हेमन ओबा फेमी के साथ। फिर क्या होता है, पॉल हेमन इंट्रोड्यूस करते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, फियर द स्पीयर करके उन्होंने बोला। तो ये थोड़ा सा मुझे लगा ओ अच्छा, अभी भी पॉल हेमन उसी तरीके से देखता है ब्रॉन ब्रेकर को, क्योंकि जब से ब्रॉक लेसनर हारे हैं ओबा फेमी से, ऐसा स्टोरी लाइन में देख के लगता है कि पॉल हेमन का जो दिल है या फिर ज्यादा जो उनके पसंदीदा बंदे हैं वो अब ब्रॉन ब्रेकर नहीं है, अब वो ओबा फेमी है। इसके बाद ब्रॉन ब्रेकर की एंट्री होती है, वो रिंग में आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने तभी साइन कर लिया और वो पूछते हैं ओबा फेमी से, भैया तेरे को क्या लगता है, तू है कौन, तूने किया क्या है, तूने ब्रॉक लेसनर को हराया है, तूने किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट जीता है, लेकिन इसमें चैंपियनशिप या फिर टाइटल वाली बात कहां है। तो वो यही बोल रहे थे कि चैंपियन तो तू अब तक नहीं बना। कहते हैं कि मैं ही फ्यूचर था कुछ टाइम तक, और ये सारे लोग जैसे अभी तेरे नाम का चैंट करते हैं ना, वैसे ये मेरे लिए भी चिल्लाते थे, लेकिन उसके बाद मेरे को लग गई चोट। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को कोई ऐसे मार के नहीं भगा सकता था, मैंने खुद ही अपने आप को हर्ट कर लिया। और कहते ओबा फेमी तू भी ऐसा कभी नहीं कर सकता, और तू मेरे प्लेस पे आ गया है, और तू इसीलिए आया क्योंकि मैं साइड लाइन हो चुका था, तेरा टाइम इसीलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं था, मैं मिसिंग था, तो तूने यहाँ पे जो अपनी धाक है वो जमानी शुरू कर दी। तो वो टाइम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और टाइम है भी इंपॉर्टेंट। और टाइम से रिलेटेड आप लोग भी मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि भाई प्रोटीन के बारे में आप बताते हो, ये तो बताओ कि हमें ये लेना किस टाइम पे है और जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कब तक हो जाएगी। तो देखो, प्रोटीन लेने का सही बताऊं तो कोई सही समय नहीं है, जो आपको सही टाइम लगे आप वो ले सकते हो। कोई बहुत ज्यादा इस चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका प्रोटीन इनटेक कब है, वो अगर आप ले रहे हो 24 घंटों में कभी भी, तो फिर आपके जो फिटनेस गोल्स है आप उसको अचीव कर लोगे। और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कब तक हो सकती है, तो भाई देखो ये आपकी बेस लाइन पर डिपेंड करता है कि आप फैट से फिट होने जा रहे हो या फिर स्किनी से फिट होने जा रहे हो। बट हाँ, इतना मैं बोल सकता हूं कि अगर थोड़ा बहुत भी आप कंसिस्टेंट हो तो 1 महीने में आपको सही रिजल्ट दिख जाएंगे। आप मेरी ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन देखो, जो कि सिर्फ कुछ महीनों की ही थी क्योंकि मैं कंसिस्टेंट था। तो बस इतना ही आपको करना होता है, टाइम पे इतना ज्यादा फोकस ना करके अगर आप सिर्फ एफर्ट्स लगाने पे ध्यान दोगे तो वो अच्छा रहेगा। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलता है डिस्क्रिप्शन में। चेकआउट के टाइम पे आप आर पंत वाला कोड लगाते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। और टाइम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर अभी टाइम को समझते हुए अपनी हेल्थ फिटनेस पे ध्यान नहीं दिया तो आज से कुछ सालों बाद हालात कुछ ऐसे होंगे कि वो शायद वो आप सोचना नहीं चाहोगे। और आपको मेरे से बेटर ये समझाने वाला और कोई इंसान नहीं मिल सकता, कंसिडरिंग जो मेरी हालत थी 3 4 5 साल पहले की। तो ब्रॉन ब्रेकर की दलील यही थी कि भैया मैं नहीं था, इसी वजह से तेरा राइज हुआ और मैं अपने स्पॉट को रिक्लेम करने के लिए आया हूं। इन सारी बातों के ऊपर ओबा फेमी का एक बहुत ही शांत रिप्लाई था। वो ऑरेंज एंग्री मैन करके बोलते हैं ब्रॉन ब्रेकर को, जो कि बहुत ही हिलेरियस साउंड कर रहा था ओबा फेमी के मुंह से। और कहते हैं कि देख, अगर ब्रॉन ब्रेकर तो 2002 में आता, तेरे सामने जॉन सीना होता, तो शायद चांसेस बहुत ज्यादा थे कि तू बंदा होता कंपनी का फेस। फिर चाहे 2015 में तू रोमन रेंज के सामने आता जब वो बिग डॉग था, तब भी तेरे चांसेस होते हैं। लेकिन गड़बड़ ये हो गई ना कि 2026 में तू आया है और इस समय इस प्लेस पर मैं हूं, तो तेरे जो चांसेस हैं इस कंपनी का फ्यूचर होने के, वो भैया बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे कि देख, तू है सही बंदा, लेकिन तू ओबा फेमी के लपेटे में आ गया है, इसलिए तू अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, तू चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और मैं अच्छे से तुझे ये संडे नाइट्स मिनी इवेंट में बता दूंगा। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि ठीक है, संडे नाइट्स मिनी इवेंट में तो मैं देखूंगा, मैं तेरी ऐसी तैसी करने वाला हूं, मैं तुझे ओन करने वाला हूं। और उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने उस कॉन्ट्रैक्ट को भी साइन कर लिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को अब साइन किया था उन्होंने, पहले उन्होंने बस कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था। तो उसके बाद फिर वो जाते हैं ओबा फेमी के पास और कहते हैं यू गोना साइन, ऐसे करके पूछते हैं। और उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने छाती पे मारा पॉल हेमन की, और वो बोलते हैं कि तू साइन करेगा या तेरा ये डैडी साइन करने वाला है। तो ये तो भाई एक शॉट डायरेक्ट पॉल हेमन पे भी है, उसके बाद ये ओबा फेमी पे भी है, और वो पॉल हेमन पे जाके फिर चढ़ना शुरू कर देते हैं कि भाई तू क्या है, तू इसको रिप्रेजेंट करता है, जब भी ब्रॉक लेसनर आया तो तूने मुझे बैक सीट पर डाल दिया। तो वही सारे जो प्रॉब्लम्स है ब्रॉन ब्रेकर की वो बोलना शुरू कर देते हैं पॉल हेमन को, और इतने में ही जाके उन्होंने मारना भी शुरू कर दिया ओबा फेमी को। इसके बाद इनके बीच में एक छोटी सी ब्रॉल होती है, और ये बहुत छोटी सी रही क्योंकि इसके बाद ऑस्टिन थेरी आ जाते हैं, तो फिर 2 on 1 टाइप की सिचुएशन क्रिएट कर दी गई। लेकिन ओबा फेमी ने यहां से किया कम बैक, उन्होंने भाई क्लोज लाइन मार के पहले तो ब्रॉन ब्रेकर को बाहर गिराया, और उसके बाद उन्होंने ऑस्टिन थेरी को उठा के टॉस भी कर दिया उस टेबल के ऊपर। और वो तो स्ट्रेंथ है तगड़ी वाली भाई, ऑस्टिन थेरी भी क्या ही चीज है, बहुत ही आराम से उन्होंने उठा के पटका, और फिर कॉन्ट्रैक्ट को पकड़ के ओबा फेमी साइन करते हैं। और एक चीज जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज डिफरेंट दिखाई है, मैं बोलूंगा ओबा फेमी इसमें बहुत स्ट्रांग दिखे हैं। जैसे ब्रॉन ब्रेकर पहले बिल्कुल ही ऐसा था ना कि भाई इसको बिल्कुल एक ऐसा एनिमल जिसको तुम होल्ड करके नहीं रख सकते, आज ब्रॉन ब्रेकर पहले चढ़ा तो सही ऊपर, लेकिन उसके बाद वो फिर वो नीचे आ जाता है। तो ऐसा लगा कि हाँ, डर तो है भाई ब्रॉन ब्रेकर में ओबा फेमी के सामने। अब जब वो आता है तो ओबा फेमी वही बोल रहे थे कि हाँ भैया भाग गया, और ऐसे करके इन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर लिया है। तो वही चीज है भाई, दोनों तगड़े बंदे हैं, तो कई बार कोई बंदा वीक दिखेगा, कई
बार कोई दिखेगा। आज मैं बोलूंगा थोड़े से ब्रॉन ब्रेकर वीक दिखे, लेकिन भाई उनकी स्पिरिट ऐसी है कि भाई वो रुकता नहीं है कभी भी। तो थोड़ा सा तो आज ब्रॉन ब्रेकर इस मामले में वीक दिखाई दिए, लेकिन संडे नाइट्स मेन इवेंट में डेफिनेटली इनका मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो तो आपको पता है कि आप इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद हमें बैक स्टेज से सेगमेंट देखता है जेकब फाटू उसोस का। डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे दिखाना चाह रही है कि इन दोनों ही टीम्स के बीच में, पार्टीज के बीच में, जो कि उसोस और जेकब फाटू की है, उसमें अभी भी ये दोनों जो है सेम पेज पे नहीं आ रहा है। वो कहते हैं मैं तो सिर्फ रोमन रेंज की सुनता हूं, तो उसोस कहते हैं भैया ये देख हमारे पास काली वाली ऊला फाला वाली माला है, तो हम कैप्टन्स हैं, हम यहाँ पे प्ले जो है उसको चलाते हैं। तो ऐसा करके उन्होंने बोला है, बट वही है कि अभी भी इनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसा लग नहीं रहा है कि ये काफ़ी क्लोज हैं सेम पेज पे आने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर जवान और बिग कैस के बीच में, और आज अपने रिटर्न करने के बाद बिग कैस की पहली बार एंट्रेंस देखी है और भाई बंदा लग तो रहा है, ये लेजिट कुछ टफ मैन लग रहा है अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इसको फंबल ना करे। लेकिन मैच आप ऐसे नहीं बोल सकते एकदम स्क्वॉश मैच की तरह था। डब्ल्यूडब्ल्यू ने थोड़ा इसको लंबा चलाया, लेकिन पता था इस मैच के एंड तक जाते जाते बिग कैस को ये अपर हैंड मिलने वाला है। बहुत कोशिशें करी इस मैच में जवान ने, लेकिन फिर भी बिग कैस ने सिर्फ बिग बूट लगा के हरा दिया है। तो वैसे तो बिग बूट बहुत ही एक रैंडम सा मूव है, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा आप ये नहीं बोल सकते स्पेशल है, लेकिन थोड़ा वो स्पेशल बिग कैस के केस में है क्योंकि उनकी हाइट तगड़ी है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि शायद एक और कुछ सिग्नेचर फिनिशिंग मूव बिग कैस को ऐड करना चाहिए। अब उन्होंने हरा दिया और उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो और जेडी मैकडोना भी मजे लेके चले जाते हैं जवान के, जब उन्होंने उनको बजा दिया। तो अभी तो देखते हैं बिग कैस को डब्ल्यूडब्ल्यू काफी तगड़ा ही दिखा रही है और जवान के सामने, जिसको डब्ल्यूडब्ल्यू पहले से ही मान चुकी है कि ये कंपनी का फ्यूचर है। तो देखते हैं ये फ्यूड कितनी आगे लंबी चलती है और इससे क्या फायदा होता है जवान को और बिग कैस को। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है रोमन रेंज के टूर्नामेंट का, पेंटा वर्सेस ला पार्का के बीच में। ये भी एक अच्छा मैच था, लेकिन अगर आप इसे आज के ही शो पर कंपेयर करोगे इससे पहले वाले मैच से जो कि रोमन रेंज के टूर्नामेंट का था, तो फिर उसके सामने उतना ज्यादा नहीं टिकता। बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा फिनिश था इस मैच का और इस मैच में पेंटा ने हरा दिया है और अब पेंटा और रे फिनिक्स के बीच में मैच होने वाला है और उनमें से जो जीतेगा वो फेस करेगा रोमन रेंज को 14 सितंबर के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए। और अब आता है शो का मेन इवेंट, जहां पे ऊसोस वर्सेस सोलो सिकोवा एंड एले नाइट का मैच होना था। और भाई आज सोलो सिकोवा को पूरे मैच में इतनी तगड़ी वाली चीयर मिली है। सोलो सिकोवा की एंट्रेंस और थीम सॉन्ग डब्ल्यूडब्ल्यू ने चेंज नहीं करी है। अब मुझे नहीं पता कि ये सही डिसीजन है या फिर नहीं, लेकिन शायद अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही चेंज कर दे सोलो सिकोवा की प्रेजेंटेशन, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेगी तो वो ऐसे याद रखने में भी सही लगता है कि अच्छा एक वो वाला एरा था सोलो सिकोवा का और अब ये बेबी फेस वाला एरा है। एंड यस, कल वाली वीडियो पे आपका जो रिस्पॉन्स आया भाई उसके लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू। और सेकंड चैनल पे अब आपको रेगुलर कंटेंट दिखेगा, तो मैंने जो इतने कुछ सालों में सीखा है वहां पे वो मेरी कोशिश है आपको बताने की। अगर आप लड़के और अपने आप को थोड़ा बेटर वर्जन बनाना चाहते हो तो अपने एक्सपीरियंस से मैं वहां पे चीजें शेयर करूंगा। ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आता है। 9 साल एज कंटेंट क्रिएटर, भाई ये तो तगड़ी सी चीज लग रही है, मतलब खुद भी मुझे सोच सोच के। मैच में हॉट टैग वाला मूवमेंट भी आता है एले नाइट के लिए और एले नाइट को हमेशा से जो रिएक्शन है वो काफी अच्छे मिलते हैं, लेकिन इस मैच के फिनिश में बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड चीज हुई जिसके बारे में ना कोई रूमर था, ना कोई स्पेकुलेशन थी, ना ऐसा कुछ अंदर से हमको पता चला था। तो आज इस शो में एक नई टीम का आप बोल सकते हो डेब्यू हो चुका है, जो कि है रॉयस कीज की। तो क्या होता है, जे हुसैन सोलो सिकोवा बैरिकेड के आसपास पे होते हैं, वहां पे वो मारामारी कर रहे होते हैं और एक वो बेंडाना पहन के आते हैं ये पूरी टीम, जो कि इनको मैं बोलूंगा और ज्यादा बैडएस दिखा रही थी। और भाई ये आप बोल सकते हो कि यंग मॉन्स्टर बिग गाइस जैसे होते हैं ना, वैसी वाली फील थी इस पूरी टीम की और इन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया यहाँ पे सबको मिलकर। इन्होंने किसी को नहीं देखा कौन किसकी टीम का है। मैं तो बोलूंगा वो स्टील स्टेप्स वाले जो शॉट्स हैं भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, क्योंकि वो अगर आप अच्छे से नेल करने के आसपास लेके जाओ ना तो भाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लगते हैं। जितनी आसानी से उठा उठा के ये जो है सारे बंदों को फेंक रहे थे भाई, वो बहुत ही एफर्टलेस था। और अगर आप इनको रिंग में खड़ा हुआ देखोगे तो देख के ऐसा लगेगा कि ये वो 3 बंदे हैं जिसके आसपास आप नहीं जाना चाहोगे या फिर इनसे टकराने की आप इतनी आसानी से जरूरत नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल ही अलग ट्विस्ट अभी आ गया है इस वाली पूरी स्टोरी में। जो अभी सोलो सिकोवा एले नाइट अभी ऊसोस के अगेंस्ट में थे, अब यहाँ पे एक नई फैक्शन आ चुकी है और इस फैक्शन की जिस तरीके से अभी पहली बार प्रेजेंटेशन है, ये देख के जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। ओटीएम एनएक्सटी गाइस, अगर आपने थोड़ी बहुत भी एनएक्सटी देखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन ये इनका ऑफिशियली कॉल अप हो चुका है मेन रोस्टर के लिए। आज की मंडे नाइट रॉ डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी डिसेंट बुक करी, इसको हम रेट करेंगे 3.75 स्टार। लेकिन ये वाला बंदा जो शोज को मिस करता है उसकी वजह से बहुत ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन का जो मोमेंटम है उसको झेलनी पड़ती हैं चीजें। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपन वाला कोड यूज कर लेना आप चेकआउट पे एक अच्छे से डिस्काउंट के लिए। हेल्थ पे अगर आप अभी अपने पैसे खर्च कर दोगे तो बाद में ज्यादा पैसे खर्च करने की आपकी नौबत नहीं आएगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके हॉस्पिटल बिल्स की। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे
डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।